हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के तरंग टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन शामिल हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, और आपको बता दें कि अब जो है लड्डू क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं आपको, कंपटीशन हाई हो गया है। तो क्वेश्चन भी हाई लेवल के ही आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, नहीं तो जो है अभी जस्ट हुआ सीटेट का देख लीजिए, इतने घुमावदार क्वेश्चन। और आने वाला है पुलिस का एग्ज़ाम, उसमें देख लीजिएगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो हल्के फुल्के क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिएगा, अपनी तैयारी बरकरार रखिए और अच्छे से करिए। ठीक है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए फोड़ दीजिए। और लड्डू क्वेश्चन तो भूल ही जाइए कि लड्डू क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं। चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें हो गई। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकाश की तरंगे। ओके, प्रकाश की तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, कैसी होती हैं भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है भाई? आर्द्र वायु में बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ओके, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः माध्यम का घनत्व कम होने पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सेकंड के लोलक की काल अवधि है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि है, क्या है भाई? बताइए। 2 सेकंड। ओके, सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि है 2 सेकंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आवधिक गति। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आवधिक गति किसी पिंड की ऐसी गति जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति यानी दोहराव पुनरावृत्ति होती है, वह आवधिक गति कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? बताइए। अवरक्त किरणों की। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। अवरक्त किरणों की तुलना में परावैंगनी किरणों में ऊर्जा अधिक होती है, जबकि यक्स एवं गामा किरणों की अपेक्षा कम होती है। ओके, अवरक्त किरणों की तुलना में परावैंगनी किरणों में ऊर्जा अधिक, जबकि एक्स एवं गामा किरणों की अपेक्षा कम होती है। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है, अर्थात आवृत्ति अधिक होने पर ऊर्जा भी अधिक होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जल उपचार। ठीक, जल उपचार में परावैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है,
रोगाणुनाशक। ओके। जल उपचार में परावैंगनी प्रकाश का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। ओके। एक क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है। किसमें आती है? परावैंगनी किरणों में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ओके। ब्रिटिश भौतिकवाद, ठीक, ब्रिटिश भौतिकविद है, सॉरी, ब्रिटिश भौतिकविद सर विलियम हेनरी ब्रैग, ठीक, देखिए, सर विलियम हेनरी ब्रैग, ठीक, विलियम हेनरी ब्रैग और उनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग ने एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य मापने के लिए एक्स रे स्पेक्ट्रोमापी का निर्माण किया था। ओके, समझ में आया? ब्रिटिश भौतिकविद सर विलियम है, ठीक है, ब्रिटिश भौतिकविद सर विलियम हेनरी ब्रैग और उनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग ने एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य मापने के लिए एक्स रे स्पेक्ट्रोमापी का निर्माण किया था। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की, मतलब दूरस्थ मतलब दूर की वस्तुएं, ठीक, दूर की वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे वायुयान, अंतरिक्षयान, मोटर वाहन, मौसम संरचनाएं, निर्देशित मिसाइल आदि। रडार रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। दृश्य प्रकाश के विकिरणों में नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम, ठीक, नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम, जबकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। वायु कणों द्वारा लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक, वायु कणों द्वारा लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा कोहरे, वर्षा आदि परिस्थितियों में भी लाल प्रकाश अन्य रंगों की तुलना में सर्वाधिक दूरी तक दृश्य यानी देखने लायक होती हैं या लाल प्रकाश को देखा जा सकता है। ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है, क्या है भाई विशिष्टता? बताइए। प्रेषित संकेत की आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता प्रेषित संकेत की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? बताइए, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। ओके, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। ठीक, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को तरंग की गति कहते हैं। इसका मात्रक कंपन प्रति सेकंड या होता है या फिर हर्ट्ज कह सकते हैं। ओके,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, हर्ट्ज। ओके, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, माइक्रोफोन द्वारा। ठीक, माइक्रोफोन की सहायता से ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित हैं। ओके, माइक्रोफोन जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बताइए। तापमान को। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है, बोलोमीटर का प्रयोग ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? बताइए, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? बताइए। विकिरण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती हैं। विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, रोएंटजन ने। ठीक, एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इसे रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं। ठीक, एक्सरे को रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो कि इसके अन्वेषक यानी खोजकर्ता, एक्सरे के खोजकर्ता विलहेल्म कॉनरेड रोएंटजन के नाम पर आधारित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक्सरे किरणों की खोज किसने की? रोएंटजन ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूनतम पारगम शक्ति किरण कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी सही है, अल्फा किरणें। ठीक, न्यूनतम पारगम शक्ति से युक्त किरणें अल्फा किरणें होती हैं। अल्फा किरणें अल्फा कणों की बनी होती हैं जिन पर 2 धनात्मक आवेश होता है। अल्फा किरणें एक पेपर की पतली शीट द्वारा भी रोकी जा सकती हैं। सभी प्रकार की किरणों में गामा किरणें, ठीक, सभी प्रकार की किरणों में गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। यदि भेदन क्षमता के आधार पर इन किरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, पहले अल्फा किरण होगी। ठीक, अल्फा सबसे कम, फिर बीटा की होगी। ठीक, उसके बाद फिर यक्स किरण होगी, उसके बाद फिर जो है गामा किरण। ठीक, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है गामा किरणों की होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में विकिरण यक्स किरणें या गामा किरणें या वाई किरणें, वैसे गामा किरणें हैं। ठीक, यक्स किरणें या गामा किरणों के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? बताइए। रैम में। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, रैम। मानव शरीर पर यक्स व गामा किरणों का काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। इनसे कोशिकाओं की संरचना
इनसे कोशिकाओं की संरचनात्मक क्षति होती है। मानव शरीर पर विकिरण के कारण हुई क्षति को रैम में मापा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? बताइए, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक्स किरणों यानी एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? बताइए, दो ही ऑप्शन है, इस दोनों में से कोई होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। ठीक, यक्स किरणों यानी एक्सरे का प्रयोग करके बहुमूल्य पत्थरों और हीरों यानी डायमंड में खराबी का पता लगाया जाता है। यक्स किरणें विवर्तन पैटर्न के द्वारा हीरों तथा बहुमूल्य पत्थरों की क्रिस्टलीय शुद्धता तथा उनमें अन्य खनिजों की उपस्थिति का अध्ययन कराता है या किया जाता है उससे। ठीक, किससे? यक्स किरणों के माध्यम से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? रिएक्टर पैमाना। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, रिएक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। इसका पूरा नाम रिएक्टर परिमाण, ठीक, रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। ओके, रिएक्टर पैमाना का पूरा नाम है रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पद अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर का संबंध है किससे है भाई? भूकंपों से। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वी की बाह्य परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। भूगर्भ में भूकंप के उत्पन्न होने के प्रारंभिक बिंदु को केंद्र यानी फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक, हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर जो बिंदु है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। ओके, इपीसेंटर कहा जाता है। समझ में आया? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा, उसमें हमारे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम, उनसे भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिस मत करिएगा। आगे देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट है। बताइए, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट है क्या है? बताइए, डेसिबल। ठीक, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल संक्षेप में डीबी लिखा जाता है। ठीक, डीबी लिखा जाता है संक्षेप में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 45 से 55 डेसिबल, डीबी मतलब डेसिबल तक शोर की मतलब 45 से 55 डेसिबल तक की शोर स्वीकार्य सीमा है। ठीक, सबसे अधिक रॉकेट इंजन की ध्वनि 180 से 200, ठीक, 180 से 200 डेसिबल होता है। किसका? रॉकेट इंजन का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, डेसिबल क्या है? क्या है भाई बताओ? ध्वनि स्तर का एक माप है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। शोर को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। आगे देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? डेसिबल है। ओके, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। एक डेसिबल का 10वां भाग होता है। ठीक, एक डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमत स्तर है, क्या है भाई? 45 डेसिबल। अभी हमने बताया ना, 45 से 55 डेसिबल शोर की स्वीकार्य सीमा है। ओके, 55 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा 55 डेसिबल है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक स्वीकार्य सीमा, मतलब ध्वनि की स्वीकार्य सीमा 45 डेसिबल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, द्रव यांत्रिक में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डॉट 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 के बराबर हो। बताइए। ध्वनि की गति, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब की स्थिर परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। ठीक, मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 है तो वह ध्वनि की गति के बराबर होगी। ठीक, यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनि कहलाती है, और यदि यह 5 से अधिक है, क्या मैक की संख्या, ठीक, यदि मैक की संख्या 5 से अधिक है तो अति पराध्वनि कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से 20 के एच जी से ऊपर। ठीक, 20 के एच जी का मतलब 20,000 हर्ट्ज। ओके, पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है जिनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई ना देती हो। ठीक, मानव का कान यानी मनुष्य का कान जो है 20 हर्ट्ज, ठीक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 20 के हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज का मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है। ठीक, मानव का कान 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। प्रायः 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं या पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ओके, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5:3। ठीक, पंचम 25, 3 त्रिक का 9। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? श्रव्य तरंग होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघातित तरंग पैदा करते हैं। बताइए। ध्वनि बूम। ठीक, ध्वनि बूम। पराध्वनिक विमान ध्वनि बूम नामक एक प्रघातित तरंग पैदा करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित ना हो सकती? ना हो सकती मतलब नहीं हो सकती, बताइए। ध्रुवण की, ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, जबकि ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। अतः ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है दृश्य प्रकाश के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बताइए, इनमें से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से संचारित हो सकती हैं तथा किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ओके, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, खुले पाइप में वायु दमन किसका उदाहरण है? बताइए, खुले पाइप में वायु दमन किसका उदाहरण है? समदाबी प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। खुले पाइप से वायु दमन में समदाबी प्रक्रिया का पालन होता है क्योंकि पाइप के सिरे खुले होने के कारण पाइप के वायु सीधे वायुमंडल के संपर्क में होती है। अतः पाइप में दोनों ओर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ध्वनि नहीं गुजर सकती, किससे नहीं गुजर सकती भाई? निर्वात में। ओके, निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तुओं से होती है। निर्वात में ध्वनि का प्रसारण नहीं होता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें करती है भाई? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, स्टील में। ठीक, ध्वनि की गति द्रव एवं गैस माध्यम की अपेक्षा ठोस में सर्वाधिक होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता क्योंकि ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अतः इनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। स्टील ठोस पदार्थ है, अतः इसमें ध्वनि की चाल तेज होगी या तेजी से होगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? बताइए, किस माध्यम में चलेगी भाई? लोहे की छड़ में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल सबका लिख दे रहे हैं, ऐसे बोल दें। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल जो है 267 मीटर प्रति सेकेंड है। ओके, नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि हम कितना लिखेंगे। लोहे की छड़ में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड है। ओके, और भाप भाप ठीक, भाप में ध्वनि की चाल 477.5 मीटर प्रति सेकेंड है और जल में ध्वनि की चाल 1482 यानी 1482 मीटर प्रति सेकेंड है। ओके, अतः लोहे की छड़ में ध्वनि की चाल तेज है। ओके,
ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है। यह डॉट 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 है, क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्दी में अधिकतम होती है। ठीक, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है। यह सर्दियों में अधिकतम तथा गर्मियों में न्यूनतम होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं। ठीक, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तारत्व कहलाता है। ओके, ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तारत्व बढ़ने के साथ ध्वनि पतली होती जाती है। ठीक, जब तारत्व बढ़ता है तो ध्वनि जो है पतली होती जाती है और मोटी ध्वनियाँ नीची या कम तारत्व की होती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानवों में ध्वनि डॉट 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 द्वारा उत्पन्न होती है। बताइए। कंठ, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, मानव में ध्वनि कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक, कंठ को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसके प्रयोग से मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी भिन्न प्रकार की ध्वनियों को बोल पाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? बताइए। तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निवेश आवृत्ति। ठीक, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बताइए। n ही होगी भाई। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्वनि का परावर्तन। ठीक, स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कैथोड किरण दोलनदर्शी यानी ऑसिलोस्कोप। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ओके, वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज तथा 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक, अभी हमने बताया ना आपको कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगे हम लोग सुन सकते हैं। ठीक, और इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है 16.6 मीटर से 1.66 सेंटीमीटर तक होती है। हमारे कान
इन्हीं तरंगों के लिए सुग्राही हैं। ये तरंगे यांत्रिक तरंगे जिनकी देखिए, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ओके, वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज तथा 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती हैं श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक, इनकी तरंग दैर्ध्य 16.6 मीटर से 1.66 सेंटीमीटर तक होती हैं। हमारे कान इन्हीं तरंगों के लिए सुग्राही होते हैं। वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम अथवा तरंग दैर्ध्य 16 मीटर से अधिक होती हैं अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे बहुत भारी वस्तु के कंपन करने पर उत्पन्न होती हैं। कुत्ते तथा चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकते हैं। वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रवण की ऊपरी सीमा के ऊपर अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज को हम लोग 20,000 हर्ट्ज भी कहते हैं। ठीक, 20 किलो हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज। ठीक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक तथा 500 मेगा हर्ट्ज से कम होती हैं पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक, 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक तथा 500 मेगा हर्ट्ज से कम तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इनकी आवृत्ति श्रवण सीमा से अधिक होने के कारण हम इनको सुन नहीं पाते, किंतु कुत्ते 50 किलो हर्ट्ज तथा चमगादड़ 100 किलो हर्ट्ज तक की यांत्रिक तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न भी कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव्य ध्वनि होती है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? बताइए। प्रतिध्वनि निर्धारण, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, यदि किसी कण की गति एक समान है तो उसका वेग यानी वेलोसिटी एक समान हो सकता है या उसका वेग भिन्न भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है कैसा है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है, आयन मंडल है। ठीक, आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। मुख्यतः 100 से 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। ठीक, 100 से 400 किलोमीटर के बीच का वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। ठीक, रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? हेनरिक ओके हर्ट्ज ने की थी। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। बताइए। आयन मंडल पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, पृथ्वी के वातावरण की बाहरी परत जो कि सतह से 45 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई वाले घेरे में स्थित है, आयनित गैसीय कणों से युक्त होती है और आयन मंडल के रूप में जानी जाती है।
आयन मंडल में ऋण आवेशित युक्त इलेक्ट्रॉनों और धन आयनों की उपस्थिति के कारण रेडियो संकेतों का परावर्तन होता है या हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती हैं? आयन मंडल। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, अवमंदित ध्वनि कंपन के कारण। ओके, एक कंपन करता हुआ स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो अवमंदित कंपन के कारण एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह डॉट 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 क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही है, कंपन करता है। ठीक, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह कंपन करता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से उत्पन्न होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, चुंबकीय तरंग का। ठीक, एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या चुंबकीय अनुनाद चित्रण। ओके, इस चिकित्सा विधि में मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक, समझ में आया? एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर चुंबकीय अनुनाद चित्रण। ठीक, एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर हिंदी में कह सकते हैं उसे चुंबकीय अनुनाद चित्रण। ओके, इस चिकित्सा विधि में मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? बताइए। ब्लैक बॉडी, ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी तरंग दैर्ध्य को। ठीक, ब्लैक बॉडी सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण अवशोषित करती है और सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण उत्सर्जित भी करती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन और आंसर हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये ऑनलाइन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, जब कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे संपीड़न कहते हैं। ओके, कौन सा यंत्र एएफ के सिग्नल के स्तर और शोर का मापन करता है? सोफोमीटर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि वस्तुओं के कंपमान से उत्पन्न होता है। ठीक, ध्वनि वस्तुओं के कंपमान से उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। आगे देखते हैं। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं। ओके, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं। देखिए,
ध्वनि तरंगों में संपीड़न का वह क्षेत्र जहां घनत्व तथा दाब उच्च होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में दाब परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में घनत्व परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है। ध्वनि तरंगे जिस माध्यम में गमन करती हैं उस माध्यम के कणों का घनत्व अधिक दाब उत्पन्न करता है तथा इसके विपरीत क्रम भी देखने को मिलता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवन का निर्माण करती है। किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंगदैर्घ्य की परास 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर होती हैं एक्स किरणें। ओके, ध्वनि की गति कार्बन डाइऑक्साइड में न्यूनतम होती है। ध्वनि इस्पात में सबसे तेज यात्रा करती है यानी गति करती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम ध्वनि कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम ध्वनि कितनी होनी चाहिए? 17। आगे देखते हैं। देखिए, महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतु की तुलना में 5 मिलीमीटर कम लंबे होते हैं। ओके, देखिए, ध्वनि स्वर मान यानी पिच को कौन निर्धारित करता है? आवृत्ति। आगे देखते हैं। सोनार इको के सिद्धांत पर आधारित है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। कौन सा तरंग जल के सतह पर एक गतिशील मोटर वोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? बताइए। अनुदैर्ध्य और आणी दोनों। ठीक, वायु में ध्वनि का वेग कितना? 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। डेसिबल की सहायता से क्या मापा जाता है? ध्वनि एक गूंज तब सुनाई देगी जब आवाज के स्रोत तथा अवरोध के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। आगे देखते हैं। देखिए, कौन से तरंग के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगे यानी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं। देखिए, किसी लहर की तीव्रता उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं। ओके दोस्तों, ये तो थे भौतिक विज्ञान के तरंग टॉपिक से प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।